जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एमसीक्यू के पहले क्लास की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यूथ साइंस में चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे और उस क्रम में हम लोग आवर्त सारणी से संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, आवर्त सारणी के एमसीक्यू में आपका लास्ट टॉपिक बचा रह गया था जो कि था आवर्त और वर्ग की विशेषता से संबंधित एमसीक्यू की। तो उसी कड़ी में हम लोग आज के इस क्लास को आवर्त सारणी के वर्ग और विशेषता के पहले क्लास के रूप में लेंगे और साथ ही इसका एक और क्लास देखेंगे और इसके बाद जो आपका आवर्त सारणी से संबंधित एमसीक्यू है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किस में हमेशा वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है धात्विक गुण, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण क्षमता, तीसरा ऑप्शन है विद्युत ऋणात्मकता और चौथा ऑप्शन है कम होने की प्रवृत्ति। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर आप आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आपके इस चारों ऑप्शन में से किस गुण में आपको वृद्धि देखने को मिलता है। मेरे मित्र, इससे पीछे के सेशन में मैंने आप लोगों को वर्ग की क्या विशेषता होती है इसके बारे में बताया था और आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग आवर्त सारणी में वर्ग की विशेषता की बात करते हैं, आवर्त सारणी में वर्ग की विशेषता की बात करते हैं तो हम लोग पहला चीज इसमें क्या देखते हैं? तो हम लोग पहला चीज ये देखते हैं कि आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में अगर हम लोगों को तत्वों के गुणों को समझना होता है तो हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं। कहाँ से कहाँ आते हैं? तो आप कहेंगे कि ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं। ये चीज़ आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे और मैंने आप सबों को बताया था कि अगर आप आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो पहला चीज़ आपको किस गुण में वृद्धि देखने को मिलेगा? तो आप सभी याद रखेंगे कि धात्विक गुण में वृद्धि देखने को मिलेगा। किस गुण में वृद्धि देखने को मिलेगा? धात्विक गुण में वृद्धि देखने को मिलेगा। और साथ ही आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी आपने ये भी बताया था कि अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार भी बढ़ता है। क्या होता है? तो परमाणु का आकार बढ़ता है। ध्यान में रखिएगा, किसका परमाणु? तो तत्व का जो परमाणु होता है उसका आकार बढ़ता है। और साथ ही जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों का जो विद्युत ऋणात्मकता वाला प्रॉपर्टीज होता है, यानी कि जो विद्युत ऋणात्मकता वाला गुण होता है वो क्या होता है? घटता है। तो आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? घटता है। मेरे मित्र, जब आप ये कह रहे हैं कि गुरुजी वर्ग में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता वाला गुण घटेगा, तो जाहिर सी बात है कि किस गुण में वृद्धि देखने को मिलेगा? आप कहेंगे सर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का जो विद्युत धनात्मकता वाला प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? स्लैश डाल करके कि अतः विद्युत धनात्मकता गुण बढ़ता है। अतः विद्युत धनात्मकता गुण बढ़ता है। और साथ ही जब हम लोग आयनन विभव की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो तत्वों का आयनन विभव होता है, जो तत्वों का आयनन विभव होता है ये क्या होता है? तो घटता है। क्या होता है? घटता है। मेरे मित्र, आपको कुछ और चीज याद रहे न रहे, ये चार चीज आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्वों के धात्विक गुण में वृद्धि देखने को मिलेगा, तत्वों का परमाणु आकार बढ़ेगा, विद्युत धनात्मकता वाला गुण जो होगा वो क्या होगा? बढ़ेगा, जबकि विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? घटेगा। और साथ ही साथ आयनन विभव क्या होगा? घटेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किस में हमेशा वृद्धि होती है, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बताया है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्वों का धात्विक गुण क्या हो जाएगा? तो सर बढ़ जाएगा। साथ ही आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी हमारे दूसरे ऑप्शन में ऑक्सीकरण क्षमता दिया हुआ है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीकरण क्षमता को हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कैपेसिटी बोलते हैं और जहां कहीं भी आपका रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो वहां पे ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होगा। तो जब हम लोग ऑक्सीकरण क्षमता की बात करते हैं तो हम लोग सीधे शब्दों में ये कहते हैं कि किसी भी पदार्थ के द्वारा किसी को ऑक्सीकृत करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण क्षमता कहलाती है।
आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में विद्युत ऋणात्मकता भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो क्षमता होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, वही क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि विद्युत ऋणात्मकता या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है या फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी फिर विद्युत धनात्मकता क्या होगा? तो आप सबों को मालूम है कि कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तब वो क्या बनाता है? पॉजिटिव आयन बनाता है। तो मतलब साफ है कि किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की जो क्षमता होती है, वही क्या कहलाती है? विद्युत धनात्मकता कहलाती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश, ऑप्शन दिया हुआ है समान रहती है, दूसरा ऑप्शन है घटती है, तीसरा ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया जा सकता और चौथा ऑप्शन है बढ़ता है। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आवर्त सारणी के किसी एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग आवर्त सारणी में वर्ग की बात करते हैं, आवर्त सारणी में किसकी बात करते हैं? वर्ग की बात करते हैं, यानी कि ग्रुप की बात करते हैं, जिसको हम लोग समूह भी कहते हैं। तो किसी भी समूह में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, आवर्त सारणी के किसी भी समूह में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, उन सभी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? समान होता है। आवर्त सारणी के किसी एक खास वर्ग में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, उन सभी में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो गुरुजी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के साथ साथ किसी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं, उन सभी की संयोजकता भी क्या होती है? समान होती है। उन सभी की संयोजकता भी क्या होती है? समान होती है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे वर्ग के विशेषता के रूप में कि आवर्त सारणी के किसी एक खास वर्ग में जितने भी तत्व पाए जाएंगे, उन सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता क्या होगा? समान होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश, पहला ऑप्शन दिया हुआ है समान रहती है, दूसरा ऑप्शन है घटती है, तीसरा है निर्धारित नहीं किया जा सकता और चौथा है बढ़ता है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर किसी एक वर्ग में जितने भी तत्व होंगे, उन सभी का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वो समान होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मित्र अभी भी संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में कंफ्यूज हो जाते हैं, लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। हालांकि मैंने वैलेंसी वाले टॉपिक में इस चीज़ को क्लियर किया है, लेकिन अगर फिर भी आपका क्लियर नहीं हो पाया है तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग किसी भी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम लोग सीधे शब्दों में क्या कहते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग संयोजकता की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और बाह्यतम कक्षा के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? तो उस परमाणु की संयोजकता कहलाएगा। ध्यान में रखेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लोग इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और संयोजकता को हम लोग इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, पहला ऑप्शन दिया है कम हो जाती है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन है पहले घटती है फिर बढ़ती है और चौथा ऑप्शन है स्थिर रहती है। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि फ्लोरीन से क्लोरीन और फिर ब्रोमीन और आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों ने कई दफ़ा पढ़ा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये जो हैं ये वर्ग 17 के तत्व हैं, यानी कि आवर्त सारणी में ये वर्ग 17 में पाए जाते हैं। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को कौन सा तत्व बोला जाता है? तो हैलोजन तत्व बोला जाता है या फिर इसे ही हैलोजन बोला जाता है। और वर्ग 17 को क्या बोला जाता है? हैलो ग्रुप बोला जाता है। और जब हम लोग वर्ग 17 को देखते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि फ्लोरीन सबसे ऊपर होता है और क्लोरीन इसके नीचे होता है और इसके नीचे ब्रोमीन होता है और इसके नीचे क्या होता है? आयोडीन होता है।
हमारे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर हम फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से फिर ब्रोमीन और ब्रोमीन से फिर आयोडीन तक आएंगे तो इन तत्वों की जो विद्युत ऋणात्मकता होगी वो क्या होगी। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ये सब के सब वर्ग 17 में पाए जाते हैं। और अभी जस्ट आपने इसी सेशन में बताया है कि अगर हम लोग किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, अगर हम लोग किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या होती है, घट जाती है। तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, तो आप कहते हैं घट जाती है, यानी कि कम हो जाती है। तो आपके क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि अगर फ्लोरीन से क्लोरीन और क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से फिर आयोडीन तक आया जाए तो इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाएगी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो आप सभी याद रखेंगे फ्लोरीन, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 9 होता है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व, न्यूनतम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कहते हैं या विद्युत ऋणात्मकता तत्व कहते हैं, वो कौन सा है, तो आप याद रखेंगे सीजियम है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 55 होती है, यानी कि 55 होती है। तो आप ये 2 पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। ऑप्शन दिया हुआ है लिथियम, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है कार्बन, चौथा ऑप्शन है आर्गन। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों तत्व में से किस तत्व का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि लिथियम का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 180.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे MP का मतलब क्या होगा, तो आप सभी लिख लेंगे, MP का मतलब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट समझेंगे। MP का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु। और ध्यान में रखिएगा कि BP का मतलब हम लोग क्या समझेंगे, BP का मतलब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट समझेंगे। क्या समझेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका लिथियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 180.5 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 1342 डिग्री सेल्सियस। साथ ही जो आपका फास्फोरस होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट 44.1 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट इसका 280 डिग्री सेल्सियस होता है। और साथ ही जो कार्बन है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3550 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको कहीं कहीं पे 3500 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन को देख लेंगे। अगर आपके ऑप्शन में 3550 डिग्री सेल्सियस ना हो करके सिर्फ और सिर्फ 3500 डिग्री सेल्सियस होगा तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट आप कितना टिक करेंगे, 3500 डिग्री सेल्सियस को टिक करेंगे। अदरवाइज अगर आपके ऑप्शन में 3550 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब आपको इसको टिक करेंगे। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 4827 डिग्री सेल्सियस होता है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि आर्गन का मेल्टिंग पॉइंट -189.2 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट -185.7 डिग्री सेल्सियस। आप सभी क्या देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि आपके चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी कार्बन का है। किसका है, कार्बन का है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इन चारों तत्व में से किस तत्व का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इस डाटा के अनुसार कार्बन जो है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक है, और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पार्टिकुलरली कार्बन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा होता है, लेकिन कार्बन से जो यौगिक बनते हैं उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो ये आपका एक खास पॉइंट हो जाता है। और आप सभी ना हो तो इसको कहीं पे नोट कर लेंगे कि कार्बन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जबकि कार्बन से बने जो यौगिक होते हैं यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या डैश होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 9, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 32, चौथा ऑप्शन है 11। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है और आपको बताना है कि इन चारों में से किस तत्व में सबसे ज़्यादा धात्विक गुण होगा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर ये कैसे बनेगा? आसानी से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब आपका ये परमाणु संख्या है 4 तत्व का, जब ये चारों आपका किसी 4 तत्व का परमाणु संख्या है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो 11 परमाणु संख्या है ये किसका होता है? तो आप कहते हैं कि सर सोडियम का होता है। किसका होता है? सोडियम का होता है। और साथ ही साथ ये जो आपका 13 परमाणु संख्या है ये किसका होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी एल्यूमिनियम का होता है। और साथ ही साथ जो आपका 16 परमाणु संख्या है ये कौन से तत्व का होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये सल्फर का होता है। जबकि ये जो आपका 17 परमाणु संख्या है ये कौन से तत्व का होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी क्लोरीन का होता है। यानी कि आपको ये बताना है कि सोडियम, एल्यूमिनियम, सल्फर और क्लोरीन में सबसे ज़्यादा धात्विक गुण कौन से तत्व में पाया जाएगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये जो सोडियम है ये आवर्त सारणी के वर्ग 1 में पाया जाता है। सोडियम जो है वो आवर्त सारणी के वर्ग 1 में पाया जाता है। और साथ ही साथ जो सोडियम है ये आवर्त सारणी में कहाँ पे रहता है? तो आप कहते हैं बाएं भाग में रहता है। सोडियम आपके आवर्त सारणी के किस भाग में रहता है? आप कहते हैं बाएं भाग में रहता है। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं यानी कि बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं किस में सर? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो तत्वों के किस गुण में वृद्धि होती है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी तत्वों के अधातुई गुण में वृद्धि होती है, जबकि धातुई गुण में क्या होती है? कमी होती है। ध्यान दीजिएगा आप ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग आवर्त सारणी के किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो तत्वों का जो अधातुई गुण होता है, तत्वों का जो अधातुई गुण होता है उसमें क्या होता है? वृद्धि होता है। जबकि धातुई गुण में क्या होता है? तो सर कमी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बाएं भाग में क्या होंगे? तो गुरुजी ज़्यादा से ज़्यादा धातु होंगे। और जब आपका धातु बाएं भाग में होगा और आप कह रहे हैं कि सर सोडियम जो है वो वर्ग 1 में पाया जाता है, तो जो आपका वर्ग 1 है वो आवर्त सारणी के किस भाग में पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर बाएं भाग में पाया जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन चारों तत्व में से किस में धातुई गुण ज्यादा होगा, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सोडियम जो है वो आवर्त सारणी के बाएं भाग में पाया जाता है और इसीलिए सोडियम में जो धातुई गुण होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी परमाणु संख्या 11 हो जाएगा और सही ऑप्शन क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। आपसे पूछा जा रहा है कि डैश तत्व में इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन दिया हुआ है फ्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है सल्फर, तीसरा ऑप्शन है Fe और चौथा ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इस चारों ऑप्शन में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि जो धात्विक तत्व होते हैं, जो धात्विक तत्व होते हैं इसमें किसकी प्रवृत्ति होती है? तो इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की प्रवृत्ति होती है। और साथ ही जो आपका अधात्विक तत्व होता है, जो आपका अधात्विक तत्व होता है इसमें किसकी प्रवृत्ति होती है? तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रवृत्ति होती है यानी कि ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। किसकी प्रवृत्ति होती है? तो सर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की यानी कि लेने की प्रवृत्ति होती है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों तत्व में से किस में इलेक्ट्रॉन खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो क्या कहेंगे कि सर हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन आपका क्या है? आप सभी कहेंगे सर अधातु है।
और अधातु है तो इसमें किसकी प्रवृत्ति होगी, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी। और आप सभी ने अभी जस्ट इसी सेशन में देखा भी है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व किसे बोला जाता है, तो फ्लोरीन को बोला जाता है। तो फ्लोरीन आपका किस कैटेगरी में आ गया, तो अधात्विक तत्व के कैटेगरी में आ गया। आपका दूसरा ऑप्शन है सल्फर। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और आपने पीछे के सेशन में यह भी बताया है कि अधात्विक तत्वों के बाह्यतम कक्षा में या तो 4 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है कि सल्फर भी हमारा क्या होगा, अधात्विक तत्व होगा। और साथ ही आपका तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है Fe, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरस, या शुद्ध हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, लोहा। और लोहा क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी लोहा जो है वो एक धात्विक तत्व है। तो जाहिर सी बात है कि लोहा के अंदर किसकी प्रवृत्ति होगी, तो इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होगी। और आपका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन, और इसमें कहने की कोई शक नहीं है, हाइड्रोजन आपका क्या है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये अधातु है। आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो धात्विक तत्व होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होगी, और साथ ही जो अधात्विक तत्व होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी। और साथ ही जो धात्विक तत्व होंगे इसके बाह्यतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होगा। और साथ ही जो अधात्विक तत्व होंगे इसके बाह्यतम कक्षा में या तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होगा। आप सरल शब्दों में याद रखेंगे कि धात्विक तत्व के बाह्यतम कक्षा में या तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या फिर अधात्विक तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि अपने बढ़ते अधातु गुण के क्रम में निम्न तत्वों को व्यवस्थित करें। तत्व है आपका लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके क्वेश्चन में जो तत्व दिए गए हैं उसका बढ़ता हुआ अधात्विक गुण के क्रम में सही व्यवस्थित स्वरूप क्या होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि सर ये बनेगा कैसे? आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे कौन कौन से तत्व दिए गए हैं। तो पहला आपका लिथियम है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा आपका कार्बन है, चौथा बेरिलियम, और पांचवा क्या है, तो फ्लोरीन है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि आपका जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को कैसे सजाया गया है, तो गुरुजी बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ भी इन सभी तत्वों के परमाणु संख्या को उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजा देंगे, और हमको पता चल जाएगा कि जो बढ़ते हुए अधात्विक गुण के आधार पर इन सभी तत्वों का एक व्यवस्थित स्वरूप होगा वो क्या होगा। ध्यान देंगे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। कार्बन का कितना होता है, तो गुरुजी 6 होता है। बेरिलियम का 4। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। क्या करना है हमको, तो इन सभी परमाणु संख्या को बढ़ते हुए क्रम में सजा लेना है। और जब हम लोग बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं किसी भी चीज को, तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, सबसे छोटा से करते हैं। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका सबसे छोटा परमाणु संख्या किसका है, आप कहेंगे सर लिथियम का है। लीजिए हम लिथियम को पहले रख दे रहे हैं। इसके बाद कौन आएगा, आप कहेंगे बेरिलियम आएगा। तो लिथियम के बाद बेरिलियम को रख दे रहे हैं। बेरिलियम के बाद कौन आएगा, आप कहेंगे कार्बन आएगा। तो लीजिए कार्बन को रख दे रहे हैं। अब फिर इसके बाद कौन आएगा, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन आएगा। और इसके बाद कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा। और मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आपको जो तत्व दिया गया है उन सभी तत्वों का जो बढ़ते हुए अधात्विक गुण के आधार पर व्यवस्थित स्वरूप होगा वो क्या होगा। तो सर पहले लिथियम लिखाएगा, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। और अगर हम लोग यहाँ पे सिंबल लगा दें तो क्या कह सकते हैं, तो सर ये हमारा जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर इन सभी तत्वों के बढ़ते हुए अधात्विक गुण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये व्यवस्थित स्वरूप हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी में है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी आवर्त सारणी में बाएं भाग में क्या रहता है, तो बाएं भाग में धातु रहता है, और दाएं भाग में क्या रहता है, अधातु रहता है। तो जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों के किस गुण में आपको वृद्धि देखने को मिलता है, तो आप सभी कहते हैं अधात्विक गुण में वृद्धि देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो आपने तत्वों को क्रम में सजाया है, तो लिथियम, बेरिलियम ये सब आपको कहाँ मिलते हैं, तो गुरुजी बाएं भाग में मिलते हैं। जबकि जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सब आपको कहाँ मिलता है, तो दाएं भाग में मिलता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में डैश की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है। ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई एक तत्व है X जो एक ऑक्साइड X2O3 का निर्माण करता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो आपका तत्व X है, ये आवर्त सारणी में आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किस तत्व के साथ एक ही समूह में होगा, यानी कि समान समूह में होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग आवर्त सारणी में समूह की बात करते हैं या फिर वर्ग की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि किसी एक समूह या वर्ग में जितने भी तत्व होते हैं उन सभी की संयोजकता क्या होती है? समान होती है। उन सभी की संयोजकता क्या होती है? तो आप कहते हैं समान होती है। जाहिर सी बात है कि अगर हमको ये पता चल जाए कि ये जो तत्व X है इसकी क्या संयोजकता होगी और हमारे ऑप्शन में जितने भी तत्व हैं उसकी क्या संयोजकता होती है, तो हम ये पता कर सकते हैं ये जो हमारा तत्व X है ये हमारे ऑप्शन में जो तत्व दिए गए हैं उनमें से किसके साथ समान समूह में मौजूद होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये तत्व ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है तो आप क्या कहेंगे? सर ये बाइनरी कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये X2O3 इसमें 2 ही तत्व मौजूद हैं और जब 2 तत्व से कोई भी यौगिक बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। और जितने भी बाइनरी कंपाउंड होते हैं उन सभी का जो यौगिक का सूत्र होता है एक्चुअली में वो संयोजकता का क्या होता है? क्राइस क्रॉस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो X2O3 लिखा हुआ है ये क्या है? आपका एक बाइनरी कंपाउंड है। तो जाहिर सी बात है ये जो X है इसका संयोजकता किसके साथ जुट गया होगा? तो गुरुजी ऑक्सीजन के साथ जुट गया होगा। और ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी वो किसके साथ चली गई होगी? तो सर तत्व X के साथ चली गई होगी। ध्यान दीजिएगा, जब आप ये कह रहे हैं कि X का संयोजकता ऑक्सीजन के साथ जुट गया होगा और ऑक्सीजन की संयोजकता इस तत्व X के साथ जुट गई होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे O3 लिखा हुआ है, मतलब X की संयोजकता कितनी होगी? आप कहेंगे 3। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो तत्व आपका X है उसका वैलेंसी कितना है? तो गुरुजी 3 है। अब आपको ये देखना होगा कि आपके इन चारों ऑप्शन में से कौन से तत्व का वैलेंसी 3 है। ध्यान दीजिएगा कि आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी सोडियम की संयोजकता 1 होती है। आपका दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है। और आपका चौथा है मैग्नीशियम, और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। अब आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिया हुआ है आयनन ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है वियोजन ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन बंधुता, चौथा ऑप्शन है विद्युत ऋणात्मकता। मेरे मित्र, इस क्वेश्चन से संबंधित इतना कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप सभी अंदाजा लगा लिए होंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों के ऊपर छोड़ता हूं। सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक डैश है। ऑप्शन दिया हुआ है परमाणु आकार, दूसरा ऑप्शन है विद्युत ऋणात्मकता, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी तत्व के आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक होता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग आयनीकरण क्षमता की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? हम सभी कहते हैं कि गुरुजी इसी को इंग्लिश में आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोला जाता है। और ये होता क्या है? तो आप सभी कहते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लॉस होने में जो ऊर्जा लगती है उसी को क्या कहते हैं? उस परमाणु का आयनीकरण क्षमता कहते हैं। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी तत्व का जो आयनीकरण क्षमता होता है वो उस तत्व के परमाणु के आकार पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? परमाणु के आकार पर डिपेंड करता है। आप कहेंगे कैसे करता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर परमाणु का आकार बड़ा होता है, परमाणु का आकार बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें नंबर ऑफ सेल क्या होगा? ज्यादा होगा। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब आपका परमाणु बड़ा होता है तो परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीच में आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन कम हो जाता है, और जिस वजह से उस परमाणु के बाह्यतम कक्षा के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लॉस होने में कम ऊर्जा लगती है। और हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे आयनीकरण ऊर्जा जो होती है या फिर आयनीकरण क्षमता जो होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है।
लेकिन अगर कोई परमाणु का आकार छोटा होता है तो जो आपका परमाणु छोटा आकार का होता है उसके नाभिक और बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीच में आकर्षण ज्यादा होता है, जिस वजह से उस परमाणु के बाह्यतम कक्षा के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन लॉस होने में ऊर्जा लगती है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आयनीकरण ऊर्जा आपका क्या हो जाता है, तो सर ज्यादा हो जाता है। जबकि परमाणु का आकार बड़ा होता है तब उस कंडीशन में आयनीकरण ऊर्जा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप सभी क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आयनीकरण क्षमता जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो परमाणु के आकार पे डिपेंड कर रहा है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में विद्युत ऋणात्मकता भी दिया हुआ है, तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कई बार आपको बता दिया है कि किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन में न्यूट्रॉन भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि न्यूट्रॉन क्या है, आपका उदासीन कण है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करा था, तो आप सभी कहते हैं सर जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने करा था। आप कहेंगे सर अगले ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन बंधुता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जो ऊर्जा लगती है उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।